ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका और रोहित को एक दूसरे के सहारे जीना होगा, यह ख्याल आते ही अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। अभी तो अनिका और रोहित की शादी भी नहीं हुई थी, मगर फिर भी रोहित अनिका के रिटायरमेंट प्लान में शामिल हो चुका था। यह सोचकर अनिका को अपने आप पर हैरानी हो रही थी। जैसे ही अनिका ने बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, अनिका की नज़र कल्याण शास्त्री पर पड़ी। कल्याण शास्त्री हैरानी से अनिका को देखता रहा। अनिका ने कल्याण शास्त्री को इग्नोर करते हुए कृष्णन से कहा, चलिए अब मैं चलती हूँ। कृष्णन ने भी मुस्कुराकर बड़ी ही पोलाइटली अनिका को बाय कहा। अनिका दरवाजे के पास खड़े कल्याण शास्त्री के बगल से बाहर की ओर निकल गई। कल्याण शास्त्री अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका डॉक्टर वांगापट्टू के बंगले पर क्या कर रही थी। कल्याण शास्त्री मन ही मन यह भी सोचने लगा कि कल जो प्लानिंग करके वह डॉक्टर पंगापट्टू को मिलने आया था, वही प्लानिंग अनिका ने पहले ही कर ली थी। कल्याण शास्त्री समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की ज़्यादा तेज थी या ज़्यादा चालाक। तभी कृष्णन कल्याण शास्त्री के पास आकर बड़े ही नरम आवाज में पूछने लगा, जी बताइए, यह कैसे आना हुआ? कल्याण शास्त्री ने अपने होश संभालते हुए कृष्णन से कहा, वह मैं डॉक्टर वांगापट्टू को मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि वह आश्रम छोड़कर कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं। इससे पहले कि कृष्णन कल्याण शास्त्री की बातों का जवाब देते, कल्याण शास्त्री ने बाहर की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह लड़की अनिका? मैंने सुना है यही डॉक्टर अमृता हैं। कल्याण शास्त्री के सवाल पर कृष्ण हैरान थे, मगर मुस्कुराते हुए कृष्णन ने जवाब दिया, हो सकता है। अगर इस बात का आपके यहाँ आने से क्या ताल्लुक है? कल्याण शास्त्री ने कृष्ण से पूछा, यह लड़की डॉक्टर वांगापट्टू को कैसे जानती है और यहाँ किस लिए आई थी? कृष्णन को कल्याण शास्त्री के सवाल कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगे थे। कोई किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से इंक्वायरी क्यों करना चाहता होगा? यह बात कृष्णन को बड़ी एक्वार्ड लग रही थी। कल्याण शास्त्री ने पहले ही डॉक्टर रितु को कह दिया था कि वह कार में ही बैठी रहे। वह अच्छी तरह जानते थे कि डॉक्टर वांगापट्टू किसी नए चेहरे को देखकर काफ़ी नाराज हो जाते। डॉक्टर वांगापट्टू किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। यह बात ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हर शख्स को पता थी। कल्याण शास्त्री के सवाल का जवाब देते हुए कृष्ण ने कहा, वह लड़की यहाँ बस कुछ किताबें लेने आई थी। कल्याण शास्त्री ने जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा कि हो सकता है शायद किशन मल्होत्रा ने अनिका से कहा हो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कुछ किताबें पढ़ ले और पब्लिक में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल दे, जिससे मल्होत्रा फार्मेसी पर लगा आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा दिखाने का इल्जाम मिटाया जा सके। कृष्णन कल्याण शास्त्री को लाइब्रेरी की ओर लेकर चलने लगे। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही कल्याण शास्त्री ने देखा कि डॉक्टर वांगापट्टू कमरे के कोने में बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर एक किताब में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कल्याण शास्त्री ने अपनी कमर सीधी करते हुए बड़े ही पोलाइटली डॉक्टर वांगापट्टू से कहा, सर मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर वांगापट्टू जब मैग्नीफाइंग ग्लास से दूर खड़े कल्याण शास्त्री को देखा तो वह चौंक गए। डॉक्टर वांगापट्टू कल्याण शास्त्री को पसंद नहीं करते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि कल्याण शास्त्री किस तरह का इंसान था। अपनी पावर और पोजीशन ठीक ठाक करके रखने के लिए कल्याण शास्त्री ने कहीं पॉलिटिकल दांव पेंच खेले थे, मगर डॉक्टर वांगापट्टू यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि अब आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के साइंस को जिंदा रखने के लिए देश भर में कुछ ही नाम रह गए थे, जिनमें से एक नाम कल्याण शास्त्री का भी था। वांगापट्टू ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रखते हुए कल्याण शास्त्री से पूछा, तुम्हें पता है ना, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, फिर आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कल्याण शास्त्री धीरे से चलकर डॉक्टर वांगापट्टू के पास आए और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगे, यह बात दरअसल यह है कि कोई है जो आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले से लोगों का भरोसा हमारी दवाइयों पर कुछ कम है, और अगर इस तरह की बातें कोई नामचीन मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर करता है तो लोगों का विश्वास हम पर से पूरी तरह उठ जाएगा। डॉक्टर वांगापट्टू कल्याण शास्त्री की गोल गोल बात समझ नहीं पा रहे थे।
डॉक्टर वांगापट्टू ने इरिटेट होते हुए कल्याण शास्त्री से पूछा, देखो कल्याण, तुम्हें जो कुछ भी कहना है सीधे सीधे कहो, अपनी पॉलिटिकल भाषा में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। कल्याण शास्त्री जानता था कि अब उसे सीधे पॉइंट पर आना होगा। कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर वांगापट्टू से कहा, बात दरअसल यह है कि कुछ दिनों पहले मॉडर्न मेडिसिन की एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में सबके सामने डॉक्टर रितु का नाम की एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर से कहा कि ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन बेअसर होती हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करना चाहिए। यह बात उस डॉक्टर ने हॉस्पिटल के स्टाफ के सामने कही थी। देखते ही देखते यह बात सारे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि जिस डॉक्टर ने यह बात कही थी वह मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया की बहुत बड़ी डॉक्टर है और उसका नाम है डॉक्टर अमृता। कल्याण शास्त्री के मुंह से यह नाम सुनकर डॉक्टर वांगापट्टू का ध्यान अपनी किताब से हटकर कल्याण शास्त्री की ओर गया। वह गौर से कल्याण शास्त्री का चेहरा देखने लगे। कल्याण शास्त्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर बात यह है कि वो गुलेरिया परिवार का हिस्सा है, इसलिए हॉस्पिटल का स्टाफ उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता। आखिर सब लोग जानते हैं कि गुलेरिया परिवार हमारे शहर में कितना पावरफुल है। मगर आप इस बात का सबूत मांगेंगे तो मैं आपको कोई सबूत नहीं पेश कर सकूंगा, क्योंकि कोई यह सच नहीं बताना चाहता कि उस दिन डॉक्टर अमृता ने यह कहा था। मगर अमृता की सोच अब सबके सामने है। अगर इसी तरह की सोच रखने वाले डॉक्टर शहर में घूमते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन का नामो निशान इस देश से और दुनिया से मिट जाएगा। कल्याण शास्त्री अच्छी तरह जानता था कि डॉक्टर वांगापट्टू को ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस से कितना लगाव था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम कर दी थी और उसका अपमान होते हुए वह बिल्कुल देख नहीं सकते थे। तकरीबन 25 साल पहले जब एक मॉडर्न मेडिसिन के नामचीन डॉक्टर ने आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक फेक प्रोपेगेंडा बताया था, तब डॉक्टर वांगापट्टू ने पूरी मीडिया के सामने उस नामचीन डॉक्टर की अच्छी खबर ली थी और यह साबित कर दिया था कि आज भी मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले ट्रेडिशनल मेडिसिन कितनी सेफ और असरदार है। डॉक्टर वांगापट्टू के उस बयान के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेल में भी काफ़ी तरक्की हुई थी। कल्याण शास्त्री जानता था कि आज भी वांगापट्टू को डॉक्टर अमृता के दिए गए बयान से इमोशनल चोट पहुंचेगी। वांगापट्टू धीरे से अपनी जगह से खड़े हुए। उनके बेटे कृष्णन ने आकर उन्हें सहारा देने की कोशिश की, मगर डॉक्टर वांगापट्टू उससे रोक दिया। डॉक्टर वांगापट्टू अपनी बुढ़ी मगर चमकीली आंखों से कुछ देर तक कल्याण शास्त्री को देखते रहे, फिर अपनी धीमी और भारी आवाज में कल्याण शास्त्री से कहा, क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो अभी अभी यहाँ से हाथ में किताबें लेकर बाहर गई है? डॉक्टर वांगापट्टू की बात सुनते ही कल्याण शास्त्री के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही लड़की जो अभी अभी यहाँ से गई है, गुलेरिया परिवार की बेटी और मॉडर्न मेडिसिन की एक नामचीन डॉक्टर हमें बहुत नीची नज़रों से देखती हैं और मुझे पता है वह लड़की बहुत चालाक है। आपकी ही विद्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वह यहाँ आखिर आपसे मिलने क्यों आई थी। कल्याण शास्त्री की इस बात का जवाब देते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने कहा, क्योंकि वह लड़की इस दुनिया में आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ावा देना चाहती है। डॉक्टर वांगापट्टू की इस बात को काटते हुए कल्याण शास्त्री ने कहा, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत झूठी है यह लड़की, बाहर कुछ और कहती है और देखो आपके सामने किस तरह का नाटक कर रही है। सर, मैं कहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस लड़की के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, वरना यह लड़की आयुर्वेदिक मेडिसिन को जरूर इस दुनिया के नक्शे से मिटा कर रहेगी। मैं जानता हूँ कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुलेरिया परिवार इसके पीछे खड़ा है। इससे पहले कि कल्याण शास्त्री डॉक्टर वांगापट्टू को अनिका के खिलाफ और भड़काता, डॉक्टर वांगापट्टू ने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं अनिका के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह लड़की चाहे कितनी भी सिरफिरी की पागल क्यों न हो, मगर आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन को नुकसान पहुँचाने के बारे में कभी सोच नहीं सकती। कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर को समझाने की कोशिश की, मगर कृष्णन ने उसे कंधे से पकड़ लिया और बाहर की ओर ले जाने लगे।
कल्याण शास्त्री को बंगले के बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कृष्णन ने बंगले का दरवाज़ा बंद कर दिया। बेइज्जत होकर डॉक्टर के बंगले के बाहर खड़ा कल्याण शास्त्री सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या जादू चलाया था अनिका ने लोगों पर कि कोई उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गुलेरिया हाउस में अनिका अपने बेडरूम में बड़े ही ध्यान से डॉक्टर वांगापट्टू की दी हुई किताब पढ़ रही थी। अनिका के सिर पर इस वक्त सिर्फ एक ही चीज सवार थी। किसी भी तरह वह जल्द से जल्द मयूर गुलेरिया को फिर से अपने पांव पर खड़ा देखना चाहती थी। डॉक्टर वांगापट्टू ने जो किताबें अनिका को दी थी वह संस्कृत में लिखी हुई थी। हालांकि अनिका संस्कृत की जानकार तो नहीं थी, मगर किताबों में लिखी हर बात को पढ़ने के बाद अनिका उसे अपने लैपटॉप में टाइप करके ट्रांसलेटर के जरिए किताबों की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका जानती थी इस तरह से किताबों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला था, मगर अनिका इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। अनिका किताब के अंदर पूरी तरह से डूब चुकी थी। तभी अनिका के रीडिंग टेबल से किसी ने किताब खींच ली। अनिका जानती थी ऐसी हरकत सिर्फ रिया कर सकती थी। पहले भी जब अपनी थीसिस पढ़ने में बिजी हो जाती थी तो रिया अनिका का टेंशन पाने के लिए अनिका के हाथों से किताब खींच लिया करती थी। जब अनिका ने गुस्से से पलट कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि रिया और आर्यन दूर सोफे पर बैठकर अनिका को गौर से देख रहे थे। अनिका के हाथों से जिसने किताब खींची थी वो रिया नहीं बल्कि रोहित था। नन्ही सी रिया ने आर्यन के पास आकर आर्यन के कानों में कहा, अब यहाँ बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। हैरान आर्यन ने दबी हुई आवाज में अपनी बहन से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? रिया ने जवाब देते हुए कहा, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई उन्हें पढ़ते वक्त डिस्टर्ब करे। आज देखना मम्मा डैड का वह हाल करेगी कि डैड कभी वापस ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह बात सुनते ही हमेशा सीरियस रहने वाले आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आर्यन ने हमेशा ही रोहित को ऑर्डर देते हुए और रौब झाड़ते हुए देखा था। वह एक बार देखना चाहता था कि उसकी मॉम रोहित को डांटे। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और रोहित से कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से किताब खींचने का क्या मतलब है? रोहित ने बड़े ही प्यार से जवाब देते हुए कहा, मतलब यह कि काफ़ी देर हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ पिछले 5 घंटों से यह तुम किताब पढ़े जा रही हो। तुमने ना कुछ खाना खाया है ना ही कुछ पिया है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए और उसके बाद बच्चों के साथ सो जाना चाहिए। तुम चाहो तो सुबह उठकर फिर से अपनी किताब पढ़ सकती हो। अनिका ने रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे किस वक्त क्या करना है यह आप मुझे नहीं बता सकते। रोहित ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो मुझे तुम्हारी नहीं अपने बच्चों की फिक्र है। बच्चों के सामने किस तरह का एग्जाम्पल पेश कर रही हो तुम? अगर बच्चों ने भी यह सीख लिया कि वह जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं तो फिर उनके मन पर क्या असर पड़ेगा? और जब उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी मम्मी ही उनके डैड की बात नहीं सुनती तो फिर आगे चलकर वह अपने डैड की बात नहीं सुनेंगे। और तुम तो जानती हो कि जो बच्चे माँ बाप का कहा नहीं मानते उनका क्या हाल होता है। इससे पहले कि अनिका रोहित की बात का कुछ जवाब दे पाती, अनिका ने रोहित से कहा, तो चलो अब तुम भी एक अच्छी बच्ची की तरह नीचे जाकर खाना खा लो। आर्यन और रिया को लगा कि अब अनिका रोहित को एक करारा जवाब देगी, मगर अनिका ने बच्चों की सोच के बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट किया। अनिका चुपचाप बेडरूम से निकलकर नीचे हॉल की ओर जाने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद अनिका को नौकरों ने पास्ता सर्व किया। अनिका एक हाथ से पास्ता खाने लगी और दूसरे हाथ से अपने फ़ोन में मैसेज चेक करने लगी। उस अननोन नंबर से अनिका को फिर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, चलो तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहती तो मैं उस इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लूँगा जिसने ब्यूमा को ट्रेस करने में गुलेरिया परिवार की मदद की थी। मेरे ख्याल से वह दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर बन सकता है
अनिका ने अपने मुंह में रखा निवाला चबाते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करते हुए लिखा, तुम उसे कभी अपना नौकर नहीं बना सकते। कुछ ही सेकेंड में उस अननोन नंबर से फिर एक मैसेज आया, चलो अगर तुम शर्त लगाना चाहती हो तो शर्त ही सही, अगर मैं उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नौकर बनाने में कामयाब हुआ तो तुम भी सर झुकाकर मेरी गुलाम बन जाओगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लगोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इसके बाद उसने मैसेज में कुछ नहीं लिखा था। अनिका ने वाट वाली इमोजी सेंड कर दिए। कुछ सेकंड बाद अनिका को उस अननोन नंबर से फिर एक रिप्लाई आया जिसमें लिखा था, तो फिर मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। यह मैसेज पढ़ते ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। अनिका भी यही चाहती थी कि वह आदमी जिसे अनिका के अतीत के बारे में पता था, वह अनिका को उसकी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े सवाल का जवाब दे। अनिका किसी भी तरह चाहती थी कि आखिर वह रोहित मारवा के बच्चों की मां कैसे बनी थी, कौन थी स्वाति मल्होत्रा और क्या कैरेक्टर था उसका। सालों पहले करण गुलेरिया को धोखा देकर दिल्ली से गायब हो जाने के पीछे क्या राज छिपा था। इन सारे सवालों का जवाब अनिका किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती थी। इसलिए उस सरफिरे पागल के मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैसेज टाइप करते वक्त अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब अनिका ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर अनिका के ठीक सामने रिया और आर्यन बड़े ही गौर से अपनी मम्मा को देख रहे थे, और अनिका के ठीक पीछे खड़े अनिका की फ़ोन में रोहित मारवा झांकने की कोशिश कर रहा था। जब अनिका ने देखा कि रोहित उसके फ़ोन के मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अनिका ने जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन पलट दी और फ़ोन टेबल पर रख दिया और रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, यह किस तरह की हरकत है? आपको इस तरह मेरे प्राइवेट मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए। परेशान रोहित ने अनिका से कहा, अरे मैं तो सिर्फ यह देख रहा था कि तुम खाने के टेबल पर बैठने के बावजूद क्या काम कर रही हो। तभी नन्ही सी रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा, डैड, जरूरी नहीं कि मम्मा हर वक्त फ़ोन पर काम ही की बातें करती हो, बहुत सारे हैंडसम लड़के पड़े हैं मम्मा के पीछे। रिया की बात सुनकर रोहित ने अपनी नज़रें झुका ली। कहीं न कहीं रिया की बात सुनकर रोहित को अच्छा नहीं लगा था। तभी रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, डैड को टॉम अंकल के बारे में बताया है ना तुमने? रिया के मुंह से टॉम का नाम सुनकर रोहित के चेहरे पर जिलियस साफ दिखाई देने लगी। रोहित ने अनिका से पूछा, यह टॉम कौन है? तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, मगर रिया ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हम जब बेंगलुरु रहते थे तब इंग्लैंड से एक अंकल बड़ी मासी से मिलने आए थे। वैसे तो मम्मा के पीछे बहुत लोगों को पागल होते हुए देखा है मैंने, मगर मुझे पर्सनालिटी टॉम अंकल की बहुत अच्छे लगते थे। वह काफ़ी हैंडसम थे, टॉल, गोरे गोरे। रिया जिस तरह से टॉम की तारीफ कर रही थी, रोहित की जिलियस बढ़ती जा रही थी। रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, फिर क्या तुम्हारे बीच में दोस्ती हुई? अनिका ने इस बार भी रोहित की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, हाँ, काफ़ी अच्छे दोस्त थे हम, बल्कि मैं तो कहूँगी अब भी अच्छे दोस्त हैं। रोहित अनिका की बात सुनकर अनिका पर चिल्लाना चाहता था, मगर वह किसी तरह अपने इमोशंस को रोक रहा था। तभी नन्ही सी रिया ने रोहित से कहा, डैड, डोंट बी जेलियस। टॉम अंकल ने तो कई बार मम्मा को प्रपोज किया था, मगर मम्मा ने उनसे कह दिया था कि अगर मम्मा किसी के साथ शादी करेगी तो वह किसी इंडियन के साथ ही करेगी। नन्ही सी रिया की बात सुनकर रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ी। रोहित मन ही मन सोचने लगा, चलो एक कैटेगरी में तो रोहित अनिका की लिस्ट से जरूर पास था। रोहित भी एक इंडियन था। रोहित को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि धीरे धीरे वह अनिका के हर एग्जाम में पास हो जाएगा। तभी अचानक नन्ही सी शरारती रिया ने अपने भाई से अचानक ही पूछ लिया, मुझे एक बात बताओ, अगर मम्मा और डैड एक साथ नहीं रहेंगे तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? रिया का यह सवाल सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। अनिका भी रिया को ऐसा सवाल पूछने पर आंखें दिखाने लगी, मगर रिया इस वक्त शरारत के मूड में थी।
वह अनिका के गुस्से से भी डरने वाली नहीं थी। आर्यन ने रिया के सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें झुकाकर अपने सामने रखा पास्ता खाने लगा। तभी रिया ने आर्यन को खाते हुए रोककर फिर से पूछा, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, यह हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बताओ, अगर मम्मा और डैड साथ नहीं रहेंगे तो तुम किसके साथ रहोगे? आर्यन मन ही मन गहरी सोच में डूब गया। बचपन से लेकर आज तक आर्यन ने अपनी मॉम को बहुत मिस किया था। ऐसा नहीं था कि वह रोहित से प्यार नहीं करता था, मगर रोहित हमेशा ही आर्यन के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा था। आर्यन के लिए खाने पीने से लेकर हर चीज़ का टाइम टेबल सेट किया गया था, जबकि उसकी मॉम उसे काफ़ी लाड प्यार से रखती थी। हालांकि अनिका के पास आर्यन के साथ बिताने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, मगर जब भी अनिका आर्यन के साथ होती तो वो टाइम आर्यन के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। आर्यन ने अपनी ओर घूरते रोहित की ओर नज़र उठाकर देखा, मगर आर्यन अच्छी तरह जानता था कि शरारती रिया अपना जवाब सुने बगैर मानने वाली नहीं थी। रोहित की नज़रों से अपनी नज़रें हटाकर आर्यन ने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं मॉम के साथ रहूँगा। कहीं न कहीं रोहित भी यह बात अच्छी तरह जानता था कि मॉम और डैड के बीच की कंपटीशन में वह जरूर हार जाएगा, मगर रोहित को इस बात का गुस्सा भी था कि आखिर आज तक रोहित ने आर्यन को ऐसा क्या दुख पहुंचाया था जो आर्यन ने यह फैसला लिया था। तभी नन्हे से आर्यन ने धीमी आवाज में रिया से पूछा, तुम बताओ, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी? अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। इस बार रिया को जवाब देना था। रिया जानती थी कि उसे किसी भी हालत में आर्यन के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मुस्कुराती हुई शरारती रिया अपनी मम्मा की ओर देखने लगी। वह जानती थी कि अगर उसने रोहित का नाम लिया तो मम्मा बहुत गुस्सा करेगी। हो सकता है अकेले में रिया को मार भी पड़े। फिर रिया ने रोहित की ओर देखा। रोहित की ओर देखते ही रिया को ऐसे लगने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा था। रोहित बड़ी उम्मीद से अपनी बेटी की ओर देख रहा था। रोहित अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। जब से रिया रोहित की ज़िंदगी में आई थी, रोहित की पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंज आ गए थे। रोहित के लिए यह दिल धड़कने रुला देने वाली घड़ी थी। रिया की खामोशी रोहित से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने जवाब देते हुए कहा, मैं डैड के साथ रहूंगी। रिया का जवाब सुनते ही रोहित ने लंबी सांस की राहत की छोड़ी। आखिरकार अपनी बेटी की नज़रों में रोहित हीरो बन चुका था। रोहित को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार अपने डैड से करती थी। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो मम्मा, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेती हूँ। अगर आर्यन तुम्हारे साथ रहेगा और मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए चली जाऊँ तो डैड अकेले पड़ जाएंगे ना, वह अकेले बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डैड के साथ रहूँगी। इसी बहाने तुम दोनों जब भी मुझे मिस करोगे मुझसे मिलने आ जाना। हम सब फिर से टाइम स्पेंड करेंगे। है ना मेरा आइडिया कमाल का? नन्ही सी रिया की शैतानी दिमाग देखकर रोहित और अनिका दोनों हैरान थे। तभी अनिका ने देखा कि अनिका ने एक बेनाम प्राइवेट अकाउंट पर उसी सरफिरे पागल का एक मेल आया था। अनिका ने यह बेनाम अकाउंट मिस्टर एक्स के नाम से बनवाया था। यह अकाउंट अनिका ने गुलेरिया परिवार को व्योमा की हैकिंग से बचाने के बाद बनवाया था। दुनिया भर से लोग इस मिस्टर एक्स को नौकरी पर रखना चाहते थे ताकि वह उनकी सिक्योरिटी सिस्टम की हिफाजत हैकर से कर सके। उस सरफिरे पागल ने अनिका को मेल करके यह ऑफर किया था कि अगर वह उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेती है तो वह उसे मुंह मांगी तनख्वाह देने के लिए तैयार है। बस उसे किसी तरह गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को छोड़ना होगा। बदले में वह उसे 100 गुना तनख्वाह देने को तैयार था। इससे अनिका को एक बात का अंदाजा हो गया था कि यह सरफिरा पागल जो कोई भी था उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी पैसा था। अनिका अपने मोबाइल फ़ोन में फिर से बड़े ही ध्यान से कुछ टाइप करने लगी। वहाँ 7 स्टार होटल के कमरे में बैठकर वह सरफिरा पागल मिस्टर एक्स के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। वह किसी भी तरह अनिका से लगाई हुई शर्त जीत कर अनिका को गुलाम बनाना चाहता था। होटल के स्वीट के हर दरवाजे और हर खिड़की पर एक आदमी तैनात था जो आसपास की बिल्डिंग पर नज़र बनाए हुए थे। उस सरफिरे पागल की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट और अलर्ट थी।
मिस्टर एक्स को मेल भेजने के बाद उसने अपना एक हाथ अपनी चेयर पर पटकते हुए अपने आदमियों से कहा, अब देखता हूँ वह लड़की कैसे मेरी गुलाम नहीं बनती। यही सबके सामने लाकर भीख मंगवाऊंगा उस अनिका से, तुम सब देख लेना। तभी कमरे के अंदर खांसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। अपनी खांसी रोकते हुए उस आदमी ने सरफिरे पागल से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की को हैरेस करना छोड़ दो। क्या मजा आता है तुम्हें उस लड़की को सताने में। उस सरफिरे पागल ने खांस रहे आदमी की ओर देखकर कहा, तुम्हें क्यों इतनी जलन होती है। अगर मैं उस लड़की को परेशान करता हूँ तो कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं। अपने बॉस की बात सुनकर कमरे में मौजूद बाकी सारे लोग उस खांस रहे इंसान पे हंसने लगे। सरफिरे पागल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए काम करते हो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अपनी खांसी की दवाई करो जल्द से जल्द। मुझे काफ़ी इरिटेशन होती है तुम्हारी खांसी से। अपनी खांसी को रोकते हुए उस आदमी ने कहा, और मुझे तुम्हारे पागलपन से काफ़ी इरिटेशन होती है। उस आदमी की बात पर सरफिरा पागल अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, अपनी लिमिट में रहो। यह मत भूलो कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारी खांसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारे सांसें भी। और रही बात उस लड़की की, तो बताओ मुझे क्या तकलीफ होती है तुम्हें। क्या मैं उस लड़की को अपना गुलाम बना लूँ तो। अपनी खांसी कंट्रोल करते हुए उस आदमी ने अपने बॉस से कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को बहुत हल्के में ले रहे हो। वह भोली भाली मासूम दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसे काबू में करना इतना आसान नहीं है। वो सरफिरा पागल अपने आदमी की बात का जवाब देना चाहता था, मगर तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह पागल सरफिरा खुश होकर अपने आदमियों से कहने लगा, जरा देखो, उस मिस्टर एक्स नाम का हैकर का जवाब आया है मुझे। जरा देखता हूँ कितने पैसे में बिकेगा वह। एक बार वह हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाए, फिर वह लड़की अनिका मेरी गुलाम बन जाएगी। जब सरफिरे पागल ने अपना मोबाइल फ़ोन देखा तो वह अपने ईमेल पर आया जवाब पढ़कर हैरान रह गया। जवाब में मिस्टर एक्स ने लिखा था, बिजनेस की बात करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा सरनेम गुलेरिया है। ईमेल पढ़ते ही उस सरफिरे पागल डॉन के होश उड़ गए। सरनेम गुलेरिया होने का यह मतलब था कि जिसने भी व्योमा की हैकिंग को नाकामयाब किया था और इस वक्त पूरी हैकिंग की दुनिया जिसे ढूंढ रही थी, वह मिस्टर एक्स गुलेरिया परिवार का ही कोई मेंबर था। यह मैसेज पढ़ने के बाद वह सरफिरा पागल सोच में पड़ गया। धीरे धीरे हर बात उसकी समझ में आने लगी थी कि आखिर इतने बड़े एक साइबर अटैक के बाद भी क्यों आकाश गुलेरिया काफ़ी रिलैक्स था। साइबर अटैक करने के बाद जब भी उसने अनिका से भी बात करने की कोशिश की थी, अनिका भी बिना डरे उसकी हर बात का जवाब दिया था। मगर वह यह सोचकर हैरान हो रहा था कि आखिर गुलेरिया परिवार का कंप्यूटर एक्सपर्ट था कौन। वो यह बात अच्छी तरह जानता था कि मयूर गुलेरिया पिछले कई दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड था। हॉस्पिटलाइज्ड होने के पहले गुलेरिया परिवार की सारी सिक्योरिटी मयूर गुलेरिया के हाथ में थी, मगर पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल के आईसीयू में होने की वजह से इतने बड़े साइबर अटैक को मयूर गुलेरिया ने नाकामयाब किया हो, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। फिर कौन था वह गुलेरिया परिवार का सदस्य जो हैकिंग की दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा सेंसेशन बन चुका था। दुनिया की सारी कंपनी उसे जॉब ऑफर करने की रेस में लग गई थी। आखिर साइबर अटैक से हर कंपनी अपने सिस्टम को बचाना चाहती थी। उस सरफिरे पागल के चेहरे पर परेशानी देखकर अपनी खांसी कंट्रोल करते हुए उसके आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुमसे उस लड़की को अपना गुलाम बनाने के बारे में सोचना छोड़ दो। उस लड़की को हराना आसान नहीं है। इस बार अपने आदमी की नेगेटिव बात सुनकर उस सरफिरे पागल ने जोर से अपने हाथ का फ़ोन उसकी ओर दे मारा। वक्त रहते ही उस आदमी ने अपना सिर झुका लिया और फ़ोन जाकर पीछे के शीशे से टकराया। शीशे के टूटने की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग अपने बॉस के पास आकर खड़े हो गए। उस सरफिरे पागल ने अपने आदमी का कॉलर पकड़कर कहा, तुम क्या समझते हो उस लड़की को? क्या वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? क्या वह मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है? कॉलर पकड़ते ही उस आदमी की खांसी बढ़ गई। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर रख लिया। कुछ देर बाद जब उसकी खांसी कंट्रोल हुई तब उसने अपने बॉस से कहा,
मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का केस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें उस लड़की से जो भी काम निकलवाना है वह मैं निकलवा लूँगा। बस यह काम मुझ पर छोड़ दो। उस लड़की पर जोर जबरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने आदमी की इस बात पर फिर से उसका कॉलर पकड़ते हुए उस सरफिरे पागल ने कहा, बचपन से लेकर आज तक डोगरा परिवार ने उस लड़की पर नज़र बनाकर रखी थी। फिर भी क्या कर लिया आज तक डोगरा परिवार ने? और न ही तुम मुझे वो दे पाए जो मुझे चाहिए, और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह कहने के बाद उस सरफिरे पागल ने अपने आदमी को जोर से पीछे धकेल दिया और खुद जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वह आदमी लगातार खांस रहा था। उसने रुमाल से अपने मुंह को जोर से दबा दिया। कुछ देर बाद जब उसकी खांसी कुछ कंट्रोल में आई तब उसने रुमाल अपने चेहरे से हटाया। जो आदमी लगातार खांस रहा था और उस सरफिरे पागल को अनिका को परेशान करने से रोक रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि आशीष डोगरा था। आशीष डोगरा ने फिर से अपने मुंह पर अपना रुमाल दबा दिया। आशीष डोगरा की खांसी की वजह से उसकी आंखें लाल होने लगी थी, जिसके बाद एक आदमी ने आशीष डोगरा को पानी पिलाया। कुछ देर तक हेवी ब्लीडिंग करने के बाद आशीष डोगरा की खांसी शांत हुई। कमरों के बीचों बीच खड़ा सरफिरा पागल, जो कमरे में मौजूद सभी लोगों का बॉस था, उसने आशीष डोगरा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से स्वीट में बने दूसरे कमरे में ले गया। इस कमरे में उस सरफिरे पागल ने सिर्फ 2-3 खास लोग मौजूद थे। दरवाजा बंद करते हुए उसने आशीष को ठीक अपने सामने बैठने का इशारा किया। आशीष ने अपना रुमाल अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त दोबारा उसे खांसी का अटैक शुरू हो सकता था। आशीष के सामने बैठे उस सरफिरे पागल ने आशीष से कहा, सालों पहले स्वाति मल्होत्रा ने कहा था कि अगर हमें हमारे मकसद तक पहुंचना है तो हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा और उसकी बेटी के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। इतने सालों तक डोगरा परिवार ने स्वाति की बेटी पर नज़र बनाए रखी। तुम्हारे भतीजे कुणाल का रिश्ता भी उसके साथ तय हुआ। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर अचानक तुम्हारे उस बेवकूफ़ भतीजे की वजह से वह लड़की हमारे हाथ से निकल गई। तुम लोग एक लड़की को काबू में नहीं कर पाए। क्या तुम जानते नहीं कितना बड़ा मिशन छुपा है उस लड़की के साथ मेलजोल बढ़ाने के पीछे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। कब तक इंतजार करना होगा मुझे? अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए आशीष डोगरा ने अपने बॉस से कहा, देखो मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी मेरे भतीजे कुणाल ने किया उसकी सज़ा मिल चुकी है उसे। आशीष डोगरा की इस बात पर उस सरफिरे पागल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने देश से बाहर भेज दिया उसे, और इसे तुम सज़ा कहते हो? सज़ा किसे कहते हैं वह मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक बार तुम्हारी उस बेवकूफ़ भतीजे को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। उसे नहीं पता उसकी वजह से हमारी कितनी बड़ी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। यह बात सुनने के बाद आशीष डोगरा बिल्कुल शांत हो गया। अपनी जगह से खड़े होकर उस सरफिरे पागल ने आशीष डोगरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, 20 साल तक उस लड़की के ऊपर जाल फैला कर रखा था, मगर अब तुम्हारी कहूँ या तुम्हारे भतीजे की बेवकूफ़ी की वजह से हमें फिर से वही जाल बिछाना होगा। सिर्फ इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। अपने बॉस की यह बात सुनकर आशीष डोगरा फिर से खांसने लगा। अचानक ही कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही आशीष ने अपनी खांसी अपने मुंह में दबा ली। जब उस सरफिरे पागल ने दरवाज़ा खोला तो उसका एक बॉडीगार्ड अंदर आकर उसे कहने लगा, बॉस, हमने गुलेरिया परिवार के सारे मेंबर के बारे में पता लगा लिया है। हमें मिस्टर एक्स होने का सिर्फ एक ही आदमी पर शक है, आकाश गुलेरिया का कजन ओमकार गुलेरिया। उसी को सबसे ज़्यादा शौक है कंप्यूटर के साथ खेलने का। गेमिंग की दुनिया में भी काफ़ी नाम है उसका। सर, मुझे पूरा यकीन है हो न हो यह मिस्टर एक्स जरूर ओमकार गुलेरिया है। अपने आदमी की बात सुनकर उस सरफिरे पागल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने दांत कचकचाते हुए उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, ठीक है, अगर उस लड़की को गेम खेलने का शौक है तो हम भी उसके साथ गेम खेलेंगे। जरा पकड़ो उसे। अपने बॉस की बात सुनते ही बॉडीगार्ड हाँ में अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। गुलेरिया हाउस में अपने कमरे में बैठी अनिका ने उस सरफिरे पागल को मैसेज किया। मैसेज में अनिका ने लिखा था, क्या मिस्टर एक्स तुम्हारे लिए काम करने के लिए राजी हो गया?
अनिका को पता था कि वह सरफिरा पागल इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मगर कुछ देर बाद उस अननोन नंबर से फिर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, चलो फिलहाल के लिए तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ और तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक सवाल पूछ सकती हो, मगर याद रखना सिर्फ एक सवाल जिसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। अनिका को इसी पल का इंतजार था। अनिका अपने मोबाइल में जल्दी से कुछ टाइप करने लगी। अनिका ने मोबाइल स्क्रीन पर टाइप करते हुए लिखा, मैं रोहित मारवा के बच्चों की माँ कैसे बनी। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने यह मैसेज मिटा दिया और लिखा, जिंदा रहने के लिए मेरा माँ बनना क्यों जरूरी था। कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका ने यह सवाल भी मिटा दिए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा जरूरी था। वह माँ कैसे बनी, उसके जिंदा रहने के लिए इस बात का क्या कनेक्शन था, या आखिर कौन थी स्वाति मल्होत्रा। अनिका के मन में कई सवाल एक साथ चल रहे थे। वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किस सवाल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी। जब अनिका अपने मन में यह तय नहीं कर पाई कि कौन से सवाल का जवाब जानना उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था, तब अनिका मन ही मन एक बात समझ चुकी थी कि इन सारे सवालों का जवाब जब तक अनिका को नहीं मिलेगा तब तक वह अपना और अपनी माँ के अतीत के बारे में पता नहीं कर पाएगी। और अनिका के सारे सवालों के जवाब के लिए दुश्मन का पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अनिका ने मन ही मन कुछ डिसाइड करने के बाद अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टाइप किया, तुम्हारा नाम क्या है। यह मैसेज भेजने के बाद अनिका कुछ देर तक सरफिरे पागल के रिप्लाई का इंतजार करती रही। कुछ मिनटों तक जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो अनिका ने फिर एक वाट वाला साइन मैसेज में भेज दिया। कुछ सेकंड और इंतजार करने के बाद उस अननोन नंबर से एक मैसेज आया। उस सरफिरे पागल का नाम अनिका के मोबाइल फ़ोन पर फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था, माई नेम इज क्रिस्टोफर ट्रूमैन। अब तक अनिका ने उस सरफिरे पागल के साथ जितनी भी बातचीत की थी उससे अनिका इतना तो जान चुकी थी, यह जो कोई भी आदमी था वह इंडियन नहीं था और ज़रूर इस आदमी के तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े थे। मगर अनिका को इस बात का भरोसा नहीं था कि उसने अपना जो नाम बताया था वह सचमुच उसी का नाम था। अनिका ने क्रिस्टोफर ट्रूमैन का नाम इंस्पेक्टर अब्बास को मैसेज के जरिए भेज दिया। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या उस 7 स्टार होटल में इस नाम से कोई बंदा चेक इन हुआ है। कुछ ही सेकेंड में इंस्पेक्टर अब्बास ने जवाब देते हुए लिखा, नहीं, इस नाम से तो उस होटल में कोई नहीं रुका है। अनिका जानती थी इंस्पेक्टर अब्बास का जवाब यही होगा। अनिका ने उस सरफिरे पागल को फिर से एक मैसेज लिखते हुए कहा, क्या तुमने अभी अभी अपना जो नाम बताया है वह सच है। उस आदमी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मेरे नाम में जो सच्चाई नजर आती है उतनी ही सच्चाई मेरे दिए गए नाम में है। मेरा नाम है क्रिस्टोफर ट्रूमैन। इंस्पेक्टर अब्बास को एक और मैसेज भेजने के बाद अनिका अपने कमरे से बाहर चली गई। ओंकार हमेशा की तरह सनी मारवा के साथ गेम खेलने मारवा परिवार के आउट हाउस जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला उसे अनिका सामने से आती हुई दिखाई दी। अनिका को देखते ही ओंकार ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, आजकल तो काफ़ी बिजी चल रही हो तुम। अपने इस गरीब भाई की ओर देखती तक नहीं। तुमने मुझे जो कार्ड दिया था वह कार्ड तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि वह कार्ड आकाश ने मुझसे छीन लिया था। अब तुम्हारे अकाउंट से अगर पैसे निकल रहे हैं तो समझ लेना वह चोरी मैं नहीं आकाश कर रहा है। अनिका ने अपनी जेब से एक और कार्ड निकालते हुए ओंकार से कहा, कोई बात नहीं, यह लो, तुम यह कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अपने हाथ में कार्ड आते ही ओंकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओंकार ने अनिका से कहा, थैंक यू डियर सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं जानते कि मुझे इन पैसों की कितनी सख्त ज़रूरत है। ये कहने के बाद ओंकार को फिर आकाश की कही बात याद आ गई। ओंकार ने कार्ड लौटाते हुए अनिका से कहा, मगर आई एम सॉरी सिस्टर, मैं तुमसे यह कार्ड नहीं ले सकता। वो क्या है ना कि तुम गुलेरिया परिवार की बेटी हो और हमारे परिवार का रिवाज है कि बेटियों से कुछ नहीं लेना चाहिए। कार्ड लौटाते वक्त ओंकार के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने वह कार्ड फिर से ओंकार के हाथों में देते हुए कहा, मगर हम भाई बहन होने के साथ साथ दोस्त भी तो हैं।
और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करना चाहे तो उसमें क्या बुराई है। यह बात सुनते ही ओंकार की आंखों में चमक आ गई। वो अनिका से कहने लगा, कोई बुराई नहीं है, यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सबको, मगर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। ओंकार ने अनिका का दिया हुआ कार्ड खुशी खुशी अपनी जेब में रख लिया और अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डियर सिस्टर, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगा। अगर इमरजेंसी आई तभी कुछ पैसे खर्च करूँगा। ओंकार की बात सुनकर अनिका मुस्कुराने लगी। ओंकार खुशी से वहाँ से चला गया। गुलेरिया हाउस से बाहर निकलते ही ओंकार ने अपनी रेगुलर पेट शॉप से अपने पालतू जानवरों के लिए खाना लिया। वह खाना उनके लिए बने सेंटर तक पहुँचाने के बाद ओंकार फिर से मारवा हाउस की ओर ड्राइव करने लगा। मारवा हाउस का आउट हाउस शहर से 40 किलोमीटर दूर था। रास्ते में काफी बड़ा सुनसान जंगल पड़ता था। ओंकार खुशी खुशी तेजी से अपनी कार आउट हाउस की ओर ले जाने लगा। सुनसान रास्ते पर ओंकार अपनी स्पोर्ट कार तेजी से चला रहा था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे से दो बड़ी काली गाड़ियां ओंकार की गाड़ी का पीछा करते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। ओंकार ने देखा कि उसकी कार की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की थी, मगर रियर व्यू उम्र मिरर में देखकर उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसका पीछा कर रही गाड़ियां उसकी स्पीड से कहीं ज़्यादा तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते पीछे चल रही एक गाड़ी ने ओंकार की कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से ओंकार की कार का बैलेंस बिगड़ा, मगर ओंकार ने किसी तरह स्टीयरिंग व्हील पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। ओंकार समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पीछे चल रही गाड़ी क्या चाहती थी उसके पास। ओंकार ने तुरंत उस गाड़ी को आगे जाने के लिए साइड दे दी। ओंकार काफी घबरा गया था, मगर कुछ देर बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि पीछे चल रही गाड़ियों को उससे ओवरटेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिर क्या चाहते थे यह लोग, यह बात ओंकार की समझ की बाहर थी। फिर अचानक यह गाड़ी तेजी से ओंकार की कार को ओवरटेक करके आगे निकल गई। अब एक गाड़ी ओंकार के आगे चल रही थी और दूसरी गाड़ी ठीक ओंकार की कार के पीछे। देखते ही देखते ओंकार के राइट और लेफ्ट में भी एक एक गाड़ी ओंकार की कार के बराबर चलने लगी। ओंकार को तभी इस बात का एहसास हुआ कि अब ओंकार की स्पीड का उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वह गाड़ियां जिस स्पीड पर चल रही थी, ओंकार को उसी स्पीड पर चलना था। रास्ता पूरा सुनसान था। मदद के लिए ओंकार को कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ओंकार को लगा कि जरूर गुलेरिया इंडस्ट्रीज का कोई दुश्मन उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। ओंकार ने पैनिक होकर आकाश को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह कॉल लगा पाता, उसकी राइट में चल रही गाड़ी ने ओंकार की कार को टक्कर मारी। ओंकार की कार लेफ्ट में चल रही गाड़ी से जाकर टकराई। कुछ मीटर के बाद ओंकार ने जोर से अपनी कार को ब्रेक लगाई। आसपास की गाड़ियों ने भी ठीक उसी वक्त अपनी कार्स को ब्रेक लगाई। कार में से 3-4 ब्लैक सूट पहने हुए लोग उतरकर ओंकार की कार के पास आए। उन्हें देखकर ओंकार ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, अगर आप लोग मुझे किडनैप करने आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि भले ही मैं गुलेरिया परिवार का हिस्सा हूं, मगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं गुलेरिया परिवार का सबसे गरीब लड़का हूं। इससे पहले कि ओंकार आगे और कोई बात करता, एक आदमी ने ओंकार को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा और उसके साथियों ने ओंकार के मुंह पर एक कपड़ा ठूस दिया। ओंकार के सिर पर एक काला कपड़ा डालने के बाद वो लोग ओंकार को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगे। मुंह में घुसे हुए कपड़ों के कारण ओंकार चिल्ला नहीं पा रहा था। आंखों के आगे काला कपड़ा डाल दिया गया था। ओंकार यह भी नहीं देख पा रहा था कि यह लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे। वो लोग अपनी कार में ओंकार को जंगल के कच्चे रास्ते से ले जाने लगे। पीछे एक लाल जीप इन कार्स का पीछा करने लगी। जीप काफ़ी दूर थी। गाड़ी में बैठे लोग ओंकार के किडनैपर्स उस कार को देख नहीं पा रहे थे। उस कार के अंदर बैठी अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। अनिका ने जो जाल फेंका था उसमें वह सरफिरा पागल फंस चुका था। कुछ देर तक गाड़ी तेजी से ड्राइव करने के बाद वह किडनैपर ओंकार को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। ओंकार के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मुंह में जो कपड़ा ठूसा गया था उसकी वजह से वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मगर उसे यह महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी कमरे में ले गया हो। कुछ देर तक ओंकार को अपने आसपास कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर किसी ने पीछे एक चेयर रखी और उसे उस पर बैठाकर रस्सियों से बांध दिया।
रस्सी इतनी कसकर बांधी गई थी कि ओंकार के मुंह से चीख निकल गई। तभी एक आदमी ने ओंकार के मुंह से रखा कपड़ा निकाला। कपड़ा निकालते ही ओंकार ने जोर से सांस छोड़ी और फिर अपने आसपास के लोगों से कहने लगा, अरे भाई, बहुत कसकर बांधी है ये रस्सियाँ, जरा इन्हें लूज करो वरना मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, और अगर शादी भी हुई होती तब भी मुझे इतना ही दर्द महसूस होता। ओंकार की आंखों पर अभी भी कपड़ा बांधा हुआ था। उसे अपने आसपास खड़े हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। ओंकार के आसपास खड़े गुंडे ओंकार की बातें सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अक्सर लोग किडनैप होने के बाद चीखते चिल्लाते और रोने लगते, भागने की कोशिश करते, यहाँ तक कि उन पर अटैक करने की भी कोशिश किया करते थे। मगर ओंकार उन्हें रस्सियाँ लूज बांधने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जब ओंकार को वह किडनैप करने गए थे तब उन्हें ऐसा लगा था कि वह किसी बहुत ही शातिर और चालाक इंसान को किडनैप करने वाले थे। मगर ओंकार की बातों से उन्हें यह डाउट होने लगा कि क्या यही टारगेट है जिसे वह किडनैप करना चाहते थे। जब ओंकार को यह लगा कि कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, तब ओंकार ने फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई, जोश जोश में रस्सियाँ बहुत टाइट बांध दी है। तुम लोग गलत आदमी को उठा कर लाए हो। मैं गुलेरिया परिवार का हिस्सा जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। अरे भाई, मुझे किडनैप करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ है भी नहीं तुम्हें देने के लिए। अब प्लीज़ जरा मेरी रस्सियाँ खोल दो। तभी ओंकार के पास खड़े एक गुंडे ने ओंकार के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, चुपचाप बैठो वरना बोलने के लायक नहीं रहोगे। ओंकार समझ चुका था कि उनके आसपास खड़े गुंडों को गुस्सा दिलाया था। अब वो ज़्यादा बोलने का रिस्क नहीं ले सकता था। तभी एक गहरी आवाज़ ओंकार के कानों पर पड़ी, बच्चा, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रस्सियाँ थोड़ी सी खोल दो। यह गुलेरिया परिवार के बाकी बच्चों जैसा नहीं है, बहुत ही समझदार है। ओंकार को उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, मगर जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में देखकर ओंकार ने कहा, मुझे भी आप काफ़ी समझदार लग रहे हैं। जरा समझाइए इन्हें कि इतनी कसकर अगर रस्सियाँ बांध देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो इंसान के शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई अब तक, जरा समझाइए इन्हें। ओंकार के सामने जो आदमी खड़ा था वह क्रिस्टोफर ट्रूमैन था। क्रिस्टोफर ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में ओंकार से कहा, देखो, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं वह सब काफ़ी भोले भाले लोग हैं। बस तुम्हारी बात जरूर मानेंगे अगर तुम उनसे सच सच कहोगे तो। चलो, हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम गरीब हो। आखिर दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर, जिसने पिछले कुछ दिनों से हैकिंग की दुनिया में तहलका मचा कर रखा है, वह गरीब कैसे हो सकता है मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स का नाम सुनते ही ओंकार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं मिस्टर एक्स नहीं हूँ। अरे आप लोग गलत आदमी को पकड़ लाए हैं। तभी मैं सोचूं मुझ जैसे गरीब को पकड़कर आपको क्या मिलने वाला है। अब समझा, आप मुझे मिस्टर एक्स समझ रहे हैं, मगर मैं वह नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। वह क्या है ना कि आज मैंने अपने दोस्त के साथ मोबाइल गेम खेलने का प्लान बनाया था। आप लोगों की वजह से काफ़ी देर हो गई है, मगर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ओंकार की इस बात पर क्रिस्टोफर ने बड़े ही पोलाइटली कहा, मुझे माफ़ करना, तुम्हें देर हो रही है, मगर मैं भी इस बात को जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूँ। चलो मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओंकार क्रिस्टोफर की बात पर हैरान रह गया। ओंकार ने कुछ देर सोचने के बाद क्रिस्टोफर से कहा, देखिए, पैसे मुझे नहीं, मेरे ख्याल से आपको मुझे चाहिए। मैं कह चुका हूँ आपको, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर आप यह सोच रहे हैं कि आकाश आपको मेरे बदले पैसा देगा तो भूल जाइए। अरे मुझे आकाश से पॉकेट मनी भी गिन गिन कर मिलती है। अगर आप उससे मेरे लिए पैसे मांगोगे तो जितनी पॉकेट मनी मुझे देता है उतनी ही पॉकेट मनी आपको देकर कहेगा, इतने में छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला। ओंकार की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने कहा, मुझे लग रहा है गुलेरिया परिवार तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्रिस्टोफर की बात में हाँ मिलाते हुए ओंकार ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, आप काफ़ी समझदार लगते हैं मुझे। क्रिस्टोफर ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा,
बस यही समझदारी मैं तुमसे भी एक्सेप्ट करता हूँ। अब जल्दी से बताओ, गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। पैसों की बात सुनते ही ओंकार चौंक गया। ओंकार को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना था वह सच था। ओंकार ने अटकती हुई आवाज में क्रिस्टोफर से पूछा, क्या सचमुच आप मुझे पैसे ऑफर कर रहे हैं? ओंकार के कंधे पर हाथ रखते हुए क्रिस्टोफर ने कहा, अरे भाई, तुम जानते नहीं पिछले कुछ दिनों से तुमने दुनिया में कितना बड़ा हंगामा मचा कर रखा है। मिस्टर एक्स को सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देखो तुम्हें मेरे पास बैठे हो। अब बताओ, हमारी कंपनी के लिए काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे की बात सुनते ही ओंकार को हमेशा अपनी तंग जेब से छुटकारा पाने की उम्मीद दिखाई दी। ओंकार को अपनी गेम खेलने के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए और अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाने के लिए हमेशा ही पैसों की जरूरत होती थी। ओंकार ने सोचा, अगर कुछ देर मिस्टर एक्स बनकर उसे 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं तो उसमें बुरा ही क्या है? ओंकार ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में क्रिस्टोफर से पूछा, आप कितने पैसे ऑफर कर सकते हैं? वह क्या है ना, आपकी आदमी जब मुझे यहाँ लेके आ रहे थे तो मेरी स्पोर्ट कार्स को पीछे से टक्कर मार दी। अब उसका भी तो रिपेयर का खर्च आएगा। क्रिस्टोफर की आवाज़ ओंकार के कानों पर कमरे की एक ओर से पड़ रही थी। ओंकार को क्रिस्टोफर की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी देर से एक ही जगह पर बैठा हुआ था और कोई आदमी उसके बगल में बैठा बार बार खांस रहा था। उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर उससे कुछ दूर चला गया। तभी अचानक क्रिस्टोफर की भारी आवाज़ फिर से ओंकार के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने कहा, क्या 20 काफ़ी हैं? 20 का आंकड़ा सुनकर ओंकार चौंक गया। उसने 2-3 लाख की बात सोची थी, मगर 20 लाख रुपये अगर इस वक्त ओंकार को मिल जाते तो उसकी ज़िंदगी की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। जब क्रिस्टोफर ने देखा कि ओंकार बिल्कुल खामोश था तो अपनी बोली बढ़ाती हुई क्रिस्टोफर ने कहा, चलो 25 कर देता हूँ। 25 करोड़ हर महीने, जब तक तुम मेरे साथ काम करोगे। यह रकम सुनने के बाद ओंकार को ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में खून जम चुका था। उसकी सोचने समझने की शक्ति छिन गई थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह लोग उससे क्या समझ रहे थे और 25 करोड़ देने के लिए तैयार क्यों हो गए थे। इससे पहले कि ओंकार क्रिस्टोफर को कुछ कह पाता, उसे अचानक ही किसी के खांसने की आवाज़ आई। क्रिस्टोफर ने ओंकार से कहा, चलो ठीक है, यह बात भी सही है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों होगा। आखिर तुम भी गुलेरिया परिवार का हिस्सा हो, मगर एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक छोटी सी स्पोर्ट कार। तुम्हारे पास जो स्पोर्ट कार है वैसी स्पोर्ट कार लंदन में मेरे नौकर सब्जियां लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो एक काम करता हूँ, एडवांस के तौर पर तुम्हारे अकाउंट में अभी के अभी 10 करोड़ ट्रांसफ़र करवाता हूँ, फिर तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा ना। 10 करोड़ का आंकड़ा सुनकर ओंकार को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके ब्लड में सर्कुलेशन तेज हो गया था। ओंकार को इस वक्त भी अपने पालतू जानवरों का ख्याल बार बार आ रहा था। 10 करोड़ में वह उसके लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम कर सकता था। ओंकार ने आवाज़ की निरीक्षण में अपना मुंह घुमाकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर कुछ एडवांस हो जाता है तो मैं ज़रूर सोच सकता हूँ। ओंकार की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा और अपने आदमियों से कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, पैसों में बहुत ताकत होती है। जब जेब में पैसा हो तो इंसान साले पुराने रिश्तों को भी भूलने के लिए तैयार हो जाता है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के फुट स्टेप की आवाज़ आने लगी। क्रिस्टोफर की कुछ आदमी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर एक स्मोक बम एक्सप्लोड हुआ। दरअसल अनिका भी किडनैपर्स की गाड़ियों का पीछा करते हुए लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। वह किडनैपर्स ओंकार को एक न्यू कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आए थे। रियल एस्टेट का बाजार अचानक ही डाउन होने की वजह से इस साइट के इन्वेस्टर ने अपना हाथ पीछे खींच लिए थे और इसीलिए कुछ महीनों से यहाँ काम बंद पड़ा था। अनिका को पूरा इलाका देखने के बाद यह एहसास हो गया था कि इस जगह पर काफ़ी बड़े और शानदार विला बनाए जाने वाले थे, मगर इस वक्त काम बंद होने की वजह से दूर दूर तक पूरे इलाके में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ओंकार के किडनैपर्स ऐसे ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन विला के अंदर
ओंकार को किडनैप करके ले आ गए थे। अनिका जानती थी कि ओंकार के किडनैपर उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे जो लोग अननोन नंबर से उसे बार बार धमकियां दे रहे थे। अनिका यह भी जानती थी कि ऐसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के पास जरूर खतरनाक हथियार होंगे। इसलिए अनिका ने अकेले ही ओंकार को बचाने के लिए उन पर अटैक नहीं किया, बल्कि कुछ देर तक वहीं छुपकर उस अंडर कंस्ट्रक्शन विला पर नज़र बनाकर बैठी रही। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को लोकेशन की डिटेल्स भेज दी थी। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका और स्पेशल डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर्स के साथ भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे, अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को सारा किस्सा समझा दिया। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी टीम के साथ लीड करते हुए उस अंडर कंस्ट्रक्शन विला की ओर आगे बढ़ने लगे। पूरे विला को चारों तरफ से स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने घेर लिया था। इंस्पेक्टर अब्बास ने दरवाजा तोड़कर अंदर स्मोक बम डाला था। स्मोक बम के एक्सप्लोड होते ही अंदर मौजूद लोग एक दूसरे की मूवमेंट तक नहीं देख पा रहे थे। भूमिका ने उसी वक्त अनिका से कहा, देखो हम सबके पास गन्स हैं, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तुम्हें ठीक मेरे पीछे रहना है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भूमिका को अपनी होने वाली भाभी के लिए फिक्र होने लगी थी। भूमिका ऐसे मिशन पर पहले भी जा चुकी थी, मगर वह जानती थी कि अनिका एक आम सिविलियन थी। हो सकता था ऐसी सिचुएशन में अनिका पैनिक हो जाए। इसलिए भूमिका ने अनिका को अलर्ट करते हुए कहा, तुम बस मेरे पीछे रहो। भूमिका अपनी गन निकालकर जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास और अपने साथियों के साथ कमरे में अंदर गई, भूमिका ने देखा कि कुछ लोग अनिका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अनिका अपने ऊपर होने वाले हमले को डिफेंस करती, भूमिका ने अटैकर्स को पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वहां इंस्पेक्टर अब्बास ने भी एक के बाद एक गुंडों को मारना शुरू कर दिया था। यह फाइट कुछ देर तक चलती रही। भूमिका ने अनिका पर किसी भी तरह का हमला नहीं होने दिया। कुछ देर बाद कमरे में मौजूद धुआं सेटल हो गया। स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने पूरे कमरे को और पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन को चारों तरफ से घेर लिया था। जब अनिका की नज़र कमरे में के ठीक बीचों बीच एक चेयर पर रस्सी से बंधे ओमकार पर पड़ी तो अनिका दौड़कर ओमकार के पास गई। जब उसे यह एहसास हुआ कि ओमकार बिल्कुल ठीक था तो अनिका ने राहत की सांस छोड़ी। जब ओमकार को यह महसूस हुआ कि कोई लड़की ठीक उसके बगल में आकर खड़ी थी, तब ओमकार ने पूछा, कौन है आप? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानता हूँ। अनिका ने ओमकार के सिर पर लगा ब्लैक कपड़ा हटाया। जब ओमकार ने अनिका का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया। अनिका को देखकर ओमकार हैरान रह गया। ओमकार ने देखा कि उसके आसपास सूट बूट पहने हुए काफी लोग खड़े थे। इंस्पेक्टर अब्बास पुलिस की वर्दी में एक गुंडे पर बंदूक ताने हुए खड़े थे। बाकी स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सिविल ड्रेस में थे। ओमकार के लिए यह पहचानना काफी मुश्किल था कि इनमें से किडनैपर्स कौन थे और उसे बचाने आए स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर कौन थे। मगर मारपीट की आवाज के बाद ओमकार इतना जरूर समझ चुका था कि उसकी बहन उसे बचाने के लिए पुलिस की मदद लेकर आई थी। अनिका ने ओमकार के शरीर पर बंधी रस्सियों को खोलते हुए ओमकार से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया? अपने बहन की बात पर इरिटेट होते हुए ओमकार ने कहा, क्या यार अनिका, तुम भी गलत वक्त पर आ गई। थोड़ी देर बाद आती तो क्या जाता तुम्हारा। ओमकार की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ओमकार ने अनिका से कहा, अगर 5 मिनट देर से आती तो 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर हो गए होते। फिर आकाश के पास मुझे हमेशा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक सेल्फ मेड मैन बन गया होता। सिर्फ 5 मिनट जल्दी आकर तुमने मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ओमकार की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका रूम में मौजूद लोगों को गौर से देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें से क्रिस्टोफर ट्रूमैन कौन था। नाम सुनकर अनिका यह जरूर जानती थी कि वह कोई भारतीय मूल का नागरिक नहीं था और कमरे में मौजूद सभी लोग इंडियन नजर आ रहे थे। अनिका ने ओमकार से पूछा, क्या इस वक्त कमरे में क्रिस्टोफर मौजूद है? अगर है तो कौन है वह? क्या तुम हमें बता सकते हो ओमकार? ओमकार अपने आसपास खड़े आदमियों को देखकर गौर से कुछ सोचने लगा। ओमकार उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहां से उसे बार बार इस सब के लीडर की आवाज आ रही थी। तभी अनिका और ओमकार दोनों की नज़र साइड टेबल पर बड़े एक वीडियो कैमरा पर पड़ी। वीडियो कैमरा अभी भी ऑन था और कैमरा के ठीक बगल में एक स्पीकर था जिसके जरिए क्रिस्टोफर बार बार ओमकार से बात कर रहा था।
ओंकार को तभी इस बात का एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर दरअसल कमरे में मौजूद नहीं था। उसके आसपास जो चल रहे थे वह क्रिस्टोफर के आदमी थे। इसलिए ओंकार को यह महसूस हो रहा था कि क्रिस्टोफर कमरे के कोने में बैठकर उससे बात कर रहा था। अनिका कमरे के कोने में लगे कैमरे के पास धीरे से चलकर गई। कैमरे के ऊपर एक लाइट बार बार फ्लैश हो रही थी। अनिका यह महसूस कर पा रही थी कि कोई कमरे में हो रही सारी वारदातों को कहीं आराम से बैठकर देख रहा था। कैमरे के लेंस के बिल्कुल सामने जाकर अनिका ने पूछा, क्या तुम क्रिस्टोफर हो? कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई रही। फिर अचानक ही स्पीकर से किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आई। अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद क्रिस्टोफर ने स्पीकर के जरिए अनिका से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं अपने आप को इतने खतरे में डालूंगा? मैं जानता हूँ तुम चालाक हो, मगर तुम शायद यह नहीं जानती कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। क्रिस्टोफर की बात पूरी होते ही अनिका ने कहा, मैं भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आओगे। चलो, मगर तुम्हारे कुछ साथी हमारे हाथ जरूर लग गए हैं। तुम्हारी पावर कुछ कम हो जाएगी। माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर आजकल इतनी आसानी से वफादार नौकर कहाँ मिलते हैं। यह बात तो तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। अनिका की बात क्रिस्टोफर को तीर की तरह चुभ रही थी। वह अचानक ही खामोश हो गया। अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि क्रिस्टोफर को अपने आदमियों के पकड़े जाने का दुख था। क्रिस्टोफर को पैसे से ज्यादा अपने आदमियों के पकड़े जाने का नुकसान असर करता था। कुछ देर की खामोशी के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, चलो ठीक है, तुमने मेरे कुछ आदमी पकड़े और मैंने भी तुम्हारा सबसे भरोसेमंद और काबिल आदमी अपनी ओर कर लिया है। मेरे ख्याल से कंपटीशन में हम दोनों इस वक्त बराबर चल रहे हैं। अनिका क्रिस्टोफर की बात समझ नहीं पा रही थी। क्रिस्टोफर ने अपनी आंख बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे मिस्टर एक्स को मैंने अपनी ओर कर लिया है। 20 करोड़ में डील हुई है। इनफैक्ट 10 करोड़ मैंने एडवांस के तौर पर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। क्रिस्टोफर की इस बात पर अनिका और ओंकार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ओंकार ने अभी अभी अनिका से कहा था कि अगर वह कुछ देर और रुक जाती तो शायद क्रिस्टोफर उसे सचमुच 10 करोड़ ट्रांसफर कर देता, मगर ओंकार ने यह बात मजाक में कही थी। ओंकार ऐसा लड़का नहीं था कि किसी गलत आदमी से पैसे लेकर दोस्ती बढ़ाए, और यह बात अनिका भी अच्छी तरह जानती थी। अनिका ओंकार पर बंधी रस्सियां पहले ही खोल चुकी थी। ओंकार ने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। अपने फोन स्क्रीन पर मैसेज पढ़कर ओंकार के होश उड़ गए। ओंकार ने अटकती हुई आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, उसने सचमुच मुझे 10 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। अनिका के लिए यह सारी बातें काफी कंफ्यूजिंग थी। अनिका ने कैमरा लेंस में देखकर क्रिस्टोफर से पूछा, तुमने इसे 10 करोड़ क्यों भेजे हैं? तभी क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अनिका से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने मेरे 4 आदमी पकड़े हैं, मैं तुम्हारा एक पकड़ लूंगा। मगर वह एक आदमी ऐसा है जो मेरे लिए 100 आदमियों की बराबर काम करेगा। बहुत जुल्म हुए हैं उस पर गुलेरिया परिवार में। इतने काम के आदमी, यह हालत तो मुझसे देखी नहीं गई। काफी जुल्म किए हैं उसके भाई ने उस पर। क्रिस्टोफर की बातें सुनने के बाद अनिका गुस्से से ओंकार की ओर देखने लगी। ओंकार ने क्रिस्टोफर से यह जरूर कहा था कि अगर किडनैपिंग के बदले क्रिस्टोफर आकाश से पैसा मांगेगा तो आकाश उसे कोई पैसा नहीं देगा। यह सारी बातें ओंकार ने इसलिए कही ताकि किडनैपर्स ओंकार को निकम्मा समझकर छोड़ दे, मगर उसे यह एहसास नहीं था कि क्रिस्टोफर उसकी कही हुई बातों का यह मतलब निकालेगा। साथ ही ओंकार यह भी नहीं चाहता था कि अनिका उसके बारे में ऐसा सोचे कि लोगों के सामने ओंकार आकाश की बुराई करता था। क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो बच्चे, अब जब हमारे बीच में डील हो ही गई है तो इन सारी बातों को छुपाकर मतलब नहीं। आज से तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे और तुम देखना, तुम बहुत जल्द दुनिया की सबसे ताकतवर हैकर बन जाओगे। यह पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम्हारे शरीर में तुम्हें उस ताकत का एहसास होगा जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम इस दुनिया पर राज करने के लिए जन्मे हो और बहुत जल्द यह पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। यह मेरा वादा है तुमसे मिस्टर एक्स। क्रिस्टोफर जिस तरह से सबके सामने ओंकार से बातें कर रहा था, ओंकार का डर बढ़ता जा रहा था।
ओंकार का क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, मगर क्रिस्टोफर ने सबके सामने ओंकार को अपनी गैंग का मेंबर बताया था, खासकर तब जब कमरे में दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी। ओंकार घबराकर अनिका की ओर देखने लगा। ओंकार की घबराहट देखते ही अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अनिका फिर से धीरे से कैमरा लेंस के पास आई और मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर से कहने लगी, तुमने किसने कह दिया कि यह बच्चा मिस्टर एक्स है? अनिका की बात सुनकर स्पीकर पर हंस रहा क्रिस्टोफर अचानक ही शांत हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका सच कह रही थी या झूठ। अचानक ही क्रिस्टोफर ने सीरियस आवाज में अनिका से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? क्या यह मिस्टर एक्स नहीं है? तो फिर कौन है मिस्टर एक्स? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, दावा करते हो कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो और इतनी सी बात का पता नहीं लगा सकते? और हाँ, तुमने अभी अभी ओंकार को जो 10 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, वह उसकी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। क्या है कि तुम अपनी गेम में नाकामयाब हो गए हो, तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा। आखिर तुमने अपनी लाइन क्रॉस की है। अंडरवर्ल्ड के लोगों में एक बिन लिखा बिन बोला समझौता करार होता है, फिर फैमिली को टच नहीं किया जाता। तुमने आज वह लाइन तोड़ी है। ये 10 करोड़ उसी का जुर्माना है। क्रिस्टोफर को अपने 10 करोड़ की नहीं पड़ी थी, मगर वह जानना चाहता था कि आखिर मिस्टर एक्स है कौन। क्रिस्टोफर बार बार स्पीकर के जरिए चिल्लाता रहा, मुझे बताओ मिस्टर एक्स कौन है, कहाँ है? अनिका कैमरे के लेंस के सामने देखकर मुस्कुराती रही, मगर क्रिस्टोफर बार बार अपनी बात दोहराता रहा। अनिका ने कैमरा के सारे कनेक्शन और वायरिंग खींचकर निकाल दिए और कैमरा जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। क्रिस्टोफर का कांटेक्ट अनिका के साथ टूट चुका था। क्रिस्टोफर अपने कमरे में बैठकर यह सोचने लगा कि आखिर उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। उसके आदमियों की इंफॉर्मेशन अगर गलत थी तो कौन था वह मिस्टर एक्स? कैमरा तोड़ने के बाद अनिका ने घबराए हुए ओंकार की ओर देखा। धीरे धीरे ओंकार की सांसें नॉर्मल होने लगी। जब अनिका ओंकार के पास आई तब ओंकार ने धीरे से अनिका से पूछा, क्या सचमुच यह 10 करोड़ मैं रख सकता हूँ? अनिका ने ओंकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूँ। जैसे ही अनिका ने यह कहा, ओंकार ने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह क्या है ना कि चाहे गलती से ही सही, पर यह अमाउंट मेरे अकाउंट में आई है और मुझे इन वक्त रुपयों की बहुत ज़रूरत है। तुम तो अच्छी हो तरह जानती हो कि आकाश मुझे पॉकेट मनी देने में कितनी कंजूसी करता है। भले ही वह मेरा बड़ा भाई है, मगर सच कहूँ तो इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसका दिल बहुत छोटा है। मगर तुम तो काफी दयालु लगती हो। क्या यह पैसे मैं रख सकता हूँ? अनिका ने धीरे से ओंकार के कान के पास जाकर कहा, हाँ, मेरी तरफ से हाँ। मगर अगर यह बात इंस्पेक्टर अब्बास को पता लगी तो हो सकता है कि वह तुम्हें यह पूरी की पूरी रकम स्पेशल डिपार्टमेंट के हवाले कर देने का हुक्म दे दे, और अगर उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी तो तुम जो चाहे कर सकते हो इन पैसों के साथ। अनिका की बात सुनते ही ओंकार के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ओंकार ने 10 करोड़ में जितने जीरो लगते हैं यह भी मन ही मन काउंट कर लिए थे। ओंकार पैसों के साथ क्या करने वाला था वह भी सोचने लगा था, मगर किसी तरह ओंकार ने जो हिसाब लगाया था उसमें अभी तक वह सिर्फ 25 लाख रुपए ही खर्च कर पाया था। ओंकार समझ नहीं पा रहा था कि बाकी बचे पैसे के साथ वह क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास मौके पर पकड़े गए गुंडों के साथ पूछताछ कर रहे थे। क्रिस्टोफर के गुंडों को क्रिस्टोफर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस वह क्रिस्टोफर के इशारे पर काम किया करते थे। मगर इंस्पेक्टर अच्छी तरह जानते थे कि जरूर पकड़े गए आदमियों में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो क्रिस्टोफर को करीब से जानता होगा। सारे के सारे आदमी नए नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिस्टोफर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पर इन आदमियों को भेजा था। वह किसी नए लोगों पर इतना विश्वास नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर अब्बास और उनके ऑफिसर पकड़े गए गुंडों को हथकड़ी पहनाने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास के पास खड़ी भूमिका ने अनिका के पास आकर कहा, काफ़ी क्यूट है तुम्हारा यह भाई। वैसे आज शाम को तुम क्या कर रहे हो ओंकार? भूमिका की बात सुनते ही अनिका ने ओंकार का हाथ पकड़कर कहा,
मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। यह कहते हुए अनिका ओंकार को घसीटते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन विला से बाहर ले गई। बाहर जाते ही ओंकार ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हारे यह साथी मेरे पैसों की सिक्योरिटी करने में मेरी मदद करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बैंक वाले ही मुझे धोखा दे दें या फिर कोई साइबर क्राइम हो जाए। अरे आजकल ऐसे किस्से बहुत होते हैं, क्योंकि इतने कम वक्त में मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा। मैंने आज तक ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में सिर्फ 25 लाख रुपये खर्च किए हैं। वह क्या है ना, मेरे घर वाले मुझे ज़्यादा पैसे देते नहीं हैं, तुम तो जानती हो। अनिका ओंकार को पकड़कर अपनी कार में बिठाने लगी। अनिका ने ओंकार से कहा, डरो मत, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है अपने पैसों की तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आकाश से कह देती हूँ, वह अच्छी तरह ख्याल रखेगा तुम्हारे पैसों का। आकाश का नाम सुनते ही ओंकार ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपनी चीज़ों का खुद ही ध्यान रख लूँगा। आकाश को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका ने ओंकार से पूछा, अब बताओ मुझे, क्या पूछा था क्रिस्टोफर ने तुम्हें? अनिका को अचानक ही इतना सीरियस होते हुए देखकर ओंकार शॉक हो गया। अनिका ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए ओंकार से पूछा, जरा ध्यान देकर सोचो, तुम्हें किडनैप करने के बाद तुम्हें क्या महसूस किया? कोई ऐसी स्पेशल बात जो क्रिस्टोफर ने तुमसे की हो, जरा सोचकर बताओ मुझे।